सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज प्रॉब्लम नंबर 12 डिस्कस करेंगे हम लोग। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलसी ऑसिलेटर है हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, आसान प्रॉब्लम है, थोड़ी सी डिफरेंट है ड्यू टू द फैक्ट कि यहाँ पे अब एक्चुअल में मोशन हो तो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन वैसा मोशन नहीं है जैसा हम जैसे मैकेनिकल सिस्टम नहीं है, अब ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। और इसमें जो ऑसिलेशन होंगी उनको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन भी कहते हैं। इसको एलसी ऑसिलेटर कह लो या फिर इसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस भी कह सकते हो इसको। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, ताकि हमारे को पता चल सके किसी टाइम पे कितना करंट होगा सर्किट पे या कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, ये हमारा काम है। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेटर होता क्या पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है। कैपेसिटर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कैपेसिटर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है, डिवाइस तो नहीं बोल सकते, एक ऐसा सर्किट एलिमेंट होता है जिसमें चार्ज स्टोर हो सकता है। ठीक है, चार्ज स्टोर होगा तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। और इंडक्टर आपको पता है एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है जिसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर रहती है। कैसे रहती है? जब करंट इसमें चेंज होगा तभी। ठीक है, मतलब एनर्जी तो होती है लेकिन इसका रोल तभी है जब करंट चेंज हो रहा हो। अगर करंट नहीं चेंज हो रहा हो तो ये एक सिंपल वायर की तरह ही एक्ट करेगा। मोटे तौर पे आप ये देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। मैं एनर्जी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लैग्रेंजियन डायनामिक्स में आपको पता है मैं एनर्जी से लेना देना हमारा सारा। तो अगर हमारे को पता है एनर्जी तो हम लोग सिस्टम के बारे में ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसमें क्या लेंगे, पहले मैं थोड़ा हल्का सा मैकेनिज्म बताता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर पूरा चार्ज था, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में इस पे चार्ज प्लस क्यू था, ये मैक्सिमम चार्ज, सॉरी प्लस क्यू नहीं क्यू, स्टार्टिंग चार्ज ये था, इसके बाद ये मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर के पास हो सकता है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि मैंने ये अब सर्किट जोड़ दिया, ये इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है। अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, इसके पास थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी कैपेसिटर के पास जो एनर्जी, चलो बाद में बात करते हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब ये करंट इसमें बहेगा तो इसका चार्ज आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और इसमें करंट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें करंट आएगा तो करंट आने की वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, कितनी होती है लिख देता हूं, चलो। ठीक है, तो जो एनर्जी इंडक्टर के पास होगी ना वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ ऑफ Li स्क्वायर होती है, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा ये। ठीक है, और कैपेसिटर के पास किसी टाइम पे मान लीजिए चार्ज क्यू ही रह जाता है। अब और मैं इस समय मानूं कि सर्किट में जो करंट है वो I है, स्मॉल I है। और I क्या है, स्मॉल I है करंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और कैपिटल I करंट है जो मैक्सिमम करंट हो सकता है सर्किट में। ठीक है, तो जब मैक्सिमम करंट होगा और कैपेसिटर के बाद कितना चार्ज होगा, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी। क्यू कौन सा चार्ज है, क्यू वो चार्ज है जो, देखिए जब चार्ज कम होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने चार्ज मान लिया क्यू, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने करंट मान लिया स्मॉल I, तो यहां पे स्मॉल I ही लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर। ठीक है, तो जब इस समय क्या होगा, कुछ एनर्जी इसके पास है, कुछ एनर्जी इसके पास है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी है। जब ये पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तब तक इंडक्टर में, आपको पता है कि इंडक्टर में इस डायरेक्शन में एक EMF इंड्यूस होगी जिसको क्या लिखते हैं, LdI/dt, है ना, आपने सुना होगा, माइनस में होती है LdI/dt। ठीक है, तो इस समय ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या करेगा, वो कैपेसिटर को उल्टी डायरेक्शन में चार्ज कर देगा। तो पहले करंट ऐसे बह रहा था, फिर ऐसे बहेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरीके से जैसे ऑसिलेट करती है चीज, हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर में देखा, वैसे यहां पर भी ऑसिलेशन होगी। किसकी वजह से, आप ये भी बोल सकते हो करंट के बढ़ने या कम होने की वजह से, या ये भी बोल सकते हो कि चार्ज के बढ़ने और कम होने से कैपेसिटर में। ठीक है, तो ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। पहले कैपेसिटर यहां पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, फिर अगले साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर अगले साइकिल में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा सिस्टम। ठीक है, तो हम लोगों ने देखना है कि चार्ज जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे कैपेसिटर के साथ, है ना। तो वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं, मोशन तो यहाँ नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब ऑसिलेशन जो होती है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब ऐसा सब कुछ हो रहा होगा उस समय इसके पास चार्ज स्मॉल क्यू है, इसके पास, और सर्किट में करंट आया है तो इसके पास भी आई, इसमें भी आई करंट ही हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे
लैग्रेंजियन। अब जो लैग्रेंजियन होगा ना बेटा यहां पे, अब होता क्या है, जो काम मैकेनिकल ऑसिलेटर में करता है हमारे पास मास, वो यहां पे कौन करेगा, वो यहां पे करेगा इंडक्टेंस। ठीक है, जो काम वहां पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट करती है, वो काम यहां पे कौन करेगा, चार्ज करेगा। तो यानी कि देखा जाए जो डिस्प्लेसमेंट वहां पे करती थी वो चार्ज करेगा, तो जो यहां पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया वो चार्ज ही हो गया यहां पे। तो अगर हम जो काम वहां वेलोसिटी करती थी वो यहां पे क्या करेगा, फिर करंट करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी आती है ना, तो चार्ज का डेरिवेटिव करोगे तो करंट आएगा। इसका मतलब यहां पे जो टर्म काइनेटिक एनर्जी का काम करेगी वो कौन सी टर्म होगी, वो ये टर्म होगी एनर्जी स्टोर्ड इन दी इंडक्टर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया, मतलब ये जैसे वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी का काम करती थी वो ये कर रही है। ठीक है, उसके बाद माइनस। ठीक है, तो क्योंकि मैंने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट चार्ज का काम कर रही है, ठीक है, जो चार्ज जो है वो डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है इस केस में, तो इसका मतलब वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का काम कर रहा था वो काम यहां पे कौन करेगी, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इसको यहां पे लिखेंगे हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अच्छा, एक और चीज, ये भी एल है, तो लैग्रेंजियन को मैं एल डैश लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये एल इंडक्टेंस है, राइट। अब लैग्रेंजियन मिल गया। अब हमारे को क्या करना है, लैग्रेंजियन इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो लैग्रेंजीज इक्वेशन इस केस में क्या आएगी, वो आएगी डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डैश अपॉन डेल क्यू डॉट, क्यू चार्ज है, माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं। अब कुछ नहीं करना, हमें ये भी चाहिए, ये चाहिए, तो एक बार मैं लैग्रेंजियन को क्यू की फॉर्म में लिख देता हूं। तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा एल डैश को मैं लिख देता हूं हाफ ऑफ एल, आई की जगह क्या लिख देता हूं, क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c आ गया। ठीक है, तो डेल एल डैश अपॉन डेल क्यू डॉट चाहिए हमारे को पहले, है ना, तो क्यू डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्यू डॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो बन जाएगा एल क्यू डॉट। और हमारे को क्या चाहिए, और चाहिए हमारे पास डेल एल अपॉन डेल क्यू, तो डेल एल अपॉन डेल क्यू आ गया, डेल एल डैश अपॉन डेल क्यू आ गया, तो डेल एल डैश में डेल क्यू क्या आएगा। अब ये आप देखो ध्यान से, ये क्यू स्क्वायर है तो 2 आएगा, तो ये बन जाएगा क्यू बाय सी माइनस, है ना, डेरिवेटिव किया सिंपल, बस और कोई चक्कर नहीं। ये वैल्यू जो है ना, इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आएगा पुटिंग 3 and 4 इन इस इक्वेशन में पुट कर दो, सॉरी इसमें नहीं, इन टू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, डी बाई डी टी ऑफ एल क्यू डॉट और माइनस ऑफ माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको कैसे कर सकते हैं, देखो क्यू डॉट को या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक और डेरिवेटिव लेंगे तो क्यू डबल डॉट आ जाएगा और ये प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0। इसको आप या तो देखो, और आप क्या करते हैं, सारी इक्वेशन को एल से डिवाइड करते हैं, सारी इक्वेशन को, है ना, थ्राउट डिवाइडिंग बाय एल, तो ये बन जाएगा क्यू डबल डैश, क्यू डबल डॉट, ये बन जाएगा क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसको ये भी ले सकते हैं हम, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू, या इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, इसको ऐसे लिख दो, डी आई बाय डी टी प्लस 1 बाय एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आपने देखा हो जो एस एच एम की इक्वेशन है वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये होती है ना। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर अगर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, या ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये तो आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, आएगी 1/2π√L/C। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आई किसकी, एलसी ऑसिलेशन की। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है जी, तो ठीक ठीक यही है। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम यार थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसमें क्या है कि वैसा मैकेनिकल सिस्टम नहीं है जो मैकेनिकल सिस्टम हम कर रहे थे अब तक, है ना। वहां पे वेलोसिटी थी, अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट वहां थे, लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ा सा मैकेनिकल सिस्टम था। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, लेकिन सिंपल है। रही बात इसकी कि ऑसिलेशन कैसे हो रही है, देखो ये मेरा पर्पज नहीं था इस वीडियो में कि मेरे को बताना कि एलसी ऑसिलेशन कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन ये आप देख सकते हो 12th क्लास की बुक में, आपको आराम से मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक में भी। ठीक है, यहाँ मेन मकसद हमारा ये था कि हमने देखना है जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, और क्या हम लैग्रेंजियन इक्वेशन को यूज करके इक्वेशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं हम बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यही काम हमें करना था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आई होगी ये क्वेश्चन, और अगर कोई गलती होगी हो तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। दोबारा बार बार कहूँगा, क्वेश्चन यहाँ देखने से पहले खुद जरूर ट्राई करिए। खुद ट्राई करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर खुद एक बार किया, 2 बार किया, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर देख लो यहाँ पे, लेकिन खुद पहले जरूर करिए, उसके बाद ही यहाँ पे आके सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो ओके बाय, नेक्स्ट प्रॉब्लम मिलेंगे।